मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राखी कुमारी आदित्य प्रकाश जलान टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से कोविड-19 का पालन करते हुए आप सभी प्रशिक्षुओं को मैं वीडियो के माध्यम से क्लास संचालित करने जा रही हूँ। आप लोग भी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने क्लास में निर्देशित समय का पालन करें एवं घर में रहकर सुरक्षित रहें और ज्ञान अर्जन करें और जागरूकता लाएं और नई राह की ओर बढ़ें। ठीक है, वेलकम। बीएड सिलेबस फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पहले, क्योंकि आप लोगों का ये मेरे तरफ से पहला क्लास है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए कि आपके सिलेबस में है क्या क्या। ठीक है, कोर्स 1 के अंतर्गत आप लोगों को क्या देखना है? चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं उसका विकास। ठीक है, और कोर्स 2 के अंतर्गत है समसामयिक भारत और शिक्षा। कोर्स 3 के अंतर्गत है लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम एवं शिक्षण। कोर्स 4 के अंतर्गत है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा। कोर्स 5 के अंतर्गत है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, पाठ्यक्रम में विषयों की समझ। और कोर्स 6 है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग विद्यालय एवं समाज। तो मेरा पेपर रहेगा आप लोगों के लिए कोर्स 6, जिसमें मैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी यूनिट 2 का आप लोगों का मैं कक्षा नियमित लूंगी। ठीक है, तो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है कि लिंग विद्यालय और समाज। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन में जान लें कि 14वीं शताब्दी से जेंडर शब्द का उपयोग क्या, प्रायः हम लोग व्याकरण में भी पढ़ते थे जेंडर है क्या, तो उसी तरह 14वीं शताब्दी से जेंडर शब्द का उपयोग केवल व्याकरण की शब्दावली में ही किया जाता था। लेकिन जेंडर का लिंग पर्यायवाची शब्द के भी रूप में प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी का जेंडर शब्द पुरानी फ्रेंच से आया, जो लैटिन के जेनस से उत्पन्न हुआ था, जिसका अर्थ प्रकार या भेद था। बुनियादी रूप से जेंडर का अर्थ है प्रकार या भेद। तो जेंडर बुनियादी रूप से देखेंगे अगर जेंडर में, तो हम इसमें पुरुषत्व या नारीत्व के सामाजिक सांस्कृतिक के अर्थ को व्यक्त करता है। किसको? पुरुष या स्त्रीत्व के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। तो जेंडर में लिंग से हम किसको संबोधित करते हैं? स्त्री एवं पुरुष को, बालक एवं बालिकाओं को। मनुष्य क्या है? 2 रूपों में जन्म लेता है, या तो स्त्री या तो पुरुष। तो हमारा क्या है कि दूसरों के ये जो लिंग है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के या दूसरों के लिंग भेद को आधार पर ही क्या होता है? निश्चित करता है। जैसा कि हमने क्या बताया कि मनुष्य क्या है? 2 रूपों में जन्म लेता है, स्त्री और पुरुष। तो जेंडर शब्द 20वीं सदी के के मध्य में अपने अर्थ में क्या आया? बदलाव लेकर आया। किसमें? 20वीं सदी के मध्य में। और जेंडर, लिंग व जेंडर दोनों शब्द क्या करवाते हैं? स्त्री या पुरुष होने के अर्थ को भेद कराते हैं। इसमें बुनियादी अंतर यह हो जाता है कि लिंग शब्द जो है वो जैविकीय विभेद, बायोलॉजिकल फैक्टर के अर्थ को व्यक्त करता है, जबकि जेंडर वह क्या करता है? सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ रहता है। लिंग क्या है? सेक्स, जैविक आधार पर पुरुष या स्त्री के शारीरिक लक्षणों के आधार पर बताता है। बायोलॉजिकल फैक्टर हमने कहा वो क्या है? जैसे कुदरती गुणों के आधार पर, शारीरिक लक्षणों के आधार पर जेंडर शब्द हमको
इससे अवगत कराता है। जेंडर शब्द पुरुषत्व या नारीत्व को सामाजिक संरचना का बोध कराता है। किसका? पुरुषत्व या नारीत्व की सोशल जो स्ट्रक्चर है उसका हमें बोध कराता है। इस प्रकार जेंडर स्त्री या पुरुष बनने की प्रक्रिया में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न शब्द बन गया है। क्या बन गया है ये जेंडर? जो हमारा लिंग है वो स्त्री और पुरुष के आधार पर बनने की प्रक्रिया में कुछ मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न ये क्या बन गया है? कुदरती गुणों के आधार पर ये हमारा एक शब्द बन गया है जिसको हम जेंडर से संबोधित करते हैं। जेंडर का अब हम मोटा मोटी इसमें हमको क्या करना है? इंट्रोडक्शन के आधार पे जानना है। तो जेंडर की अवधारणा में हम लिंग की स्थिति के साथ सामाजिक भूमिका भी सम्मिलित होती है। सामाजिक भूमिका में सोशल रोल। सोशल रोल हमारे समाज में स्त्री एवं पुरुष का है क्या, ये हमको जेंडर के अंतर्गत ही हम जानते हैं और लिंग के अंदर ही हम इनका भेद कर सकते हैं। जैसे पुरुष जेंडर, तो पुरुष लिंग का क्या दायित्व है? पुरुष की जो सामाजिक भूमिका है, सोशल रोल ऑफ मेल का, वे हमारे समाज में क्या भूमिका, क्या दायित्व निभाते हैं? इनका क्या है? ये घर के उत्तरदायित्व की भावना है, कर्तव्य परायणता होते हैं पुरुष, और समाज में इनकी स्थिति क्या है? ऊंची मानी जाती है। परिवार में ये मुखिया होते हैं और पुरुष क्या है? बाहरी कार्यों के प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इनका क्या है? समाज में रोल रहता है। और स्त्री जेंडर से अगर हम देखेंगे, संबोधन करते हैं, तो स्त्रीलिंग फीमेल को हम कैसे उसकी सामाजिक भूमिका का निभाते हैं कि ये क्या है? घर के कामों में ही अपना दायित्व निभाती है, जैसे माता, बहन। तो ये क्या है? ये इनकी सामाजिक भूमिका क्या है? शादी विवाह के अवसरों पर, पूजा पाठ के दौरान। तो स्त्री की भूमिका अलग है, धार्मिक कार्यों के प्रति ज्यादा झुकाव रहता है, और घर के कार्यों की, घर की चार दीवारी के अंतर्गत स्त्री की भूमिका ज्यादा रहती है। इसकी सामाजिक, हम पुरुष की सामाजिक भूमिका और स्त्री की सामाजिक भूमिका, इन दोनों से ही हम इन जेंडर के हम अर्थ को पहचान जाते हैं। अब आगे क्या है? सामाजिक भूमिका, जिससे सांस्कृतिक भूमिका क्या होती है? अंतर्निहित होती है। इसका आशय क्या है कि समाज में, हमारा समाज में कैसा व्यवहार, कैसा आचरण परस्पर हम दूसरों के साथ करते हैं, उनकी राय, दृष्टिकोण, सोच एवं व्यवहार सामाजिक प्रतिमानों में या मापदंडों में कितनी कम या अधिक है, और उनकी शक्ति कितनी है। क्या है? समाज में व्यक्ति का कैसा आचरण हो और दूसरों के साथ करते हैं, उनकी राय कैसी है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, और उनकी दृष्टिकोण मीन्स कहने का मतलब कि हमारा महिला के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, हमारी सोच कैसी है, व्यवहार कैसी है, ये हमारी क्या है? सामाजिक भूमिका, उनकी रोल कैसा वे अदा कर रहे, ये दृष्टिकोण हम देखते हैं। वे विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक प्रतिमानों के आधार पर हम कितना कम कर सकते हैं, कितना अधिक कर सकते हैं, और उनकी शक्ति कितनी है, और उनकी समाज में प्रतिष्ठा कैसी है, गरिमा कैसी है, वे किस प्रकार सामाजिक व मानवीय गुणों से परिपूर्ण है, ये हमें देखते हैं। अब हम लिंग जान लिए, और हमारा पेपर का क्या नाम है? लिंग, विद्यालय एवं समाज। तो अब हम विद्यालय के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट जान ले कि विद्यालय है क्या। विद्यालय को हम स्कूल भी कहेंगे, पाठशाला भी कहेंगे, और स्कूल में व्यतीत किया गया समय। विद्यालय का मोटा मोटी क्या है कि हम स्कूल में जो बिताया हुआ समय है वो हमारा क्या है? विद्यालय है। तो प्राचीन युग में क्या था कि मानव का जीवन अत्यंत सरल था, हमें विद्यालय की आवश्यकता नहीं थी, गुरुकुल की शिक्षा थी, गुरुओं के पास से शिक्षा ली जाती थी। उस युग में ज्ञान की इतनी वृद्धि नहीं हुई थी जितनी की क्या हो गई? आज हो गई। पहले की शिक्षा क्या थी? सरल थी, और आज की शिक्षा क्या हो गई? जटिल हो गई, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ा
कि हमारी आवश्यकताएं क्या है। पहले क्या थी, हमारी आवश्यकताएं सीमित थी, लेकिन अब क्या है, असीमित है। तो हमें उनके कारण क्या करने, विभिन्न विद्यालयों की स्थापना करनी पड़ी, जिसके कारण हमें क्या, उन्हें परिवार एवं अन्य अनौपचारिक साधनों के द्वारा हम विद्यालय को क्या करते, पूरा कर लिया जाता था। आरंभ में केवल स्कूलों की स्थापना केवल उच्च वर्गों के लोगों ने ही लाभ उठाया। आरंभ में जब ब्रिटिश काल स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा दी जाती थी और उन्हीं लोगों के लिए विद्यालय के लिए भवन होनी चाहिए, ऐसा आदेश था। लेकिन विद्यालय में लेकिन क्या हो गया, समय हमारा क्या है, परिवर्तनशील है। समय तेजी से, तीव्र गति से हमारा समय बढ़ा और हमारी आवश्यकताएं साधने बढ़ती गई, जिसके कारण क्या है, हमारा विद्यालय क्या है, विद्यालयों की संख्या बढ़ती गई और विद्यालय में बालक बालिका सहभागिता कॉलेज और विद्यालय भी खुलने लगे। तो विद्यालय में बालक अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों को सुविधा पूर्वक व्यतीत कर सके। विद्यालय में क्या करते, बालक अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों को सुविधा पूर्वक व्यतीत करते हैं तथा अपने को भविष्य में सफल एवं सुखी जीवन के लिए तैयार कर सके। इसके लिए विद्यालय का निर्माण किया गया। इसके लिए शिक्षा शास्त्री एवं समाज शास्त्री समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विद्यालय भवन का क्या किए, प्लान को प्रस्तुत करने में सहायता की। शिक्षा शास्त्री ओटावे के अनुसार उनका कहना क्या है कि विद्यालय एक ऐसा सामाजिक आविष्कार है, विद्यालय एक ऐसा सामाजिक आविष्कार है जो अपने बच्चों के विशिष्ट शिक्षण द्वारा समाज की सेवा करता है, जो अपने बच्चों के विशिष्ट शिक्षण द्वारा समाज की सेवा करता है। स्कूल वह स्थान है जहाँ विद्यार्थी घर के बाद क्या करते हैं, अधिक समय व्यतीत करते हैं। स्कूल वह स्थान है जहाँ विद्यार्थी घर के बाद अधिकतर समय व्यतीत करते हैं। घर या परिवार के जो जेंडर बालक एवं बालिकाओं को प्राप्त होती है, उसे पाठशाला के पाठ्यक्रम में छिपे हुए पाठ्यक्रम क्या करता है, जो जेंडर पहचान बालकों एवं बालिकाओं को प्राप्त होती है, उसे पाठशाला में, विद्यालय में पाठ्यक्रम में छिपे हुए पाठ्यक्रम पाठ्यगामी क्रियाओं के द्वारा परिमार्जित करने का कार्य क्या करता है, विद्यालय करता है। यहाँ पर क्या, पाठ्यक्रम छिपे हुए पाठ्य सहगामी क्रियाओं, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में इसमें हम बालक बालिकाओं की क्या करते हैं, पाठ्य वस्तु को वर्गीकरण कर देते हैं कि कौन से बालक के लिए आसान रहेगा और कौन से बालिका के लिए आसान रहेगा। जैसे गृह विज्ञान की कक्षा, संगीत की कक्षा, कला की कक्षा, हस्तकला की कक्षा, ये सब हम क्या करते हैं, बालिकाओं को दे देते हैं। और बालक के लिए खेल कूद प्रांगण इत्यादि हम क्या करते हैं, उनकी लिंग को देखते हुए हम इनकी सहगामी क्रियाओं को विद्यालय में ही इनका क्या होता है, इस तरह से क्रियाएं को बांट दिया जाता है विद्यालय में। और हम क्या देखते हैं कि अनुशासन सीखते हैं बालक, स्वानुशासन सीखते हैं, उत्सव होता है, आए दिन आयोजन उत्सव का होता है, उस पर कार्यक्रम होते हैं, खेल कूद होते हैं, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य होते हैं, है न। गांव में हम लोग घूमते हैं स्कूल विद्यालय के दौरान, और स्काउट गाइड होता है, एनसीसी से होता है, और आत्मनिर्भरता सहयोगी आदि की जो शिक्षा, आत्मनिर्भरता सहयोगी आदि की जो शिक्षा बालक प्राप्त करते हैं, उनसे क्या होता है, उनका समाजीकरण अभ्यास सुदृढ़ और अस्थायी हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, इन सब कारणों से वो क्या होता है, वो सीख लेते हैं। समाजीकरण क्या है, हमारा सीखा हुआ व्यवहार है, और हम सीखे हुए व्यवहार के अनुरूप अपने को मजबूत बना लेते हैं। और विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं जो हैं वो क्या करते हैं,
एक दूसरे के संपर्क से भी सीख लेते हैं। विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के संपर्क से आपस में क्या करते हैं, सीखते हैं। तो विद्यार्थी संसद, सहकारी विद्यार्थी, भंडार दिवस, इन सब चीजों का आयोजन आदि छात्रगण सामाजिकता का वैसा ही अभ्यास सीखते हैं जो प्रत्यक्ष समाज में हमारा क्या होता है, परिलक्षित होता है। विद्यार्थी संसद बनाए जाते हैं, सहकारी विद्यार्थी होते हैं, भंडार दिवस होता है। जो भी विद्यालय के कार्यक्रम में, इन सब चीजों में क्या होता है, छात्रगण को हमेशा उसमें भाग लिया जाता है, जिसके कारण वो इन सब चीजों को कार्य करते करते उनका अभ्यास हो जाता है और वे आगे बढ़ के इस तरह से कार्य को करने से नहीं कतराते, सीख लेते हैं, जो कि वो प्रत्यक्ष रूप से सीख लेते हैं। विद्यालय और घर के बीच का संबंध बालक की, विद्यालय और घर के बीच का संबंध बालक की शिक्षा की संभावना की कुंजी होती है। ठीक है, आप लोग लिंग देख लिए, विद्यालय देख लिए। अब हम समाज की चर्चा करेंगे कि समाज है क्या, व्हाट इज सोसाइटी। तो समाज केवल हम साधारण शब्दों में ये नहीं कहेंगे कि ये हिंदू समाज है, ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, ऐसा हम समाज को इंगित नहीं कर सकते। यहाँ पर समाज क्या है, एक जीव रचना है। समाज का विकास जीव रचना की ही तरह, समाज का विकास कैसे हुआ, समाज का विकास जीव रचना की ही तरह कुछ आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से बहुत धीरे धीरे होता है। जिस तरह हमारा शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करने के बाद भी, है ना, हमारा शरीर के विभिन्न अंग, हाथ, पैर, आँख, तो हमारे शरीर के विभिन्न अंग अपना अलग अलग कार्य करने के बाद भी वे क्या रहते, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। उसी तरह क्या होता है, समाज के भी विभिन्न अंगों के बीच में भी हमें क्या होती है, एकता देखने को मिलती है। क्योंकि हमारा समाज क्या है, कोई भी कार्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति क्या है, वो अकेले नहीं पूरा कर सकता। उसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए पारस्परिक संबंधों की आवश्यकता पड़ती ही है, एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता ही है, आपस में सहयोग लेना ही पड़ता है। जिस तरह से मस्तिष्क व्यक्ति की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिस तरह मस्तिष्क व्यक्ति की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उसी तरह बहुत से नियमों के द्वारा करने का मतलब, जिस तरह मस्तिष्क व्यक्ति जितने भी क्रियाएं करता है, तो हमारा मस्तिष्क क्या है, उस क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। उसी तरह बहुत से नियमों के द्वारा एक विशेष सत्ता समाज को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। समाज को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास बहुत से नियम कानून बनाए जाते हैं, उससे हम क्या करते हैं, नियंत्रण में बंधे रहते हैं, मर्यादा में बंधे रहते हैं। तो व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहारों से उत्पन्न मधुर संबंधों से समाज का क्या होता है, निर्माण होता है। जीवन को व्यवस्थित रूप देने की इच्छा तथा आपसी संपर्कों से प्रभावित संबंधों की व्यवस्था ही क्या है, समाज है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो परिस्थिति और जरूरत जो अपनी परिस्थिति और जरूरत के मुताबिक क्या करता है, देखते हुए चेतन रूप से सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है। मनुष्यों में लिंग की असमानता के साथ ही सामाजिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक असमानताएं होती हैं। व्यक्ति की शारीरिक बनावट, कार्यक्षमता आदि प्राकृतिक असमानताएं हैं। व्यक्ति की क्या है, शारीरिक बनावट, कार्यक्षमताएं और प्राकृतिक असमानता है।
क्योंकि व्यक्ति की एक तरह शारीरिक बनावट नहीं होती, कार्य क्षमता नहीं होती, प्राकृतिक असमानताएं होती। इन्हीं असमानताओं के कारण क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पहचान होती है और यह पहचान दूसरे व्यक्ति की पहचान से क्या है, बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ हम अपने सिलेबस के आधार पे जो हमारा नाम था लिंग, विद्यालय एवं समाज, इसकी हमने जानकारी ले ली। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन थोड़ा आप लोग नोट कर ले, क्या है, लिंग है क्या, सोसाइटी क्या है, विद्यालय क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इसके बारे में विस्तार से बताना है। ठीक है, आज मैं यहीं पर पुनः क्लास से विदा लेती हूँ। फिर अगले क्लास में पुनः हम मिलेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें एवं लाइक